इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 8 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम देखेंगे टॉपिक SRTF विद प्रोसेसेस कंटेन CPU एंड IO टाइम। इसका मतलब होता है, देखिए SRTF है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इस एल्गोरिदम का यूज होगा, मतलब एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये देखा जाएगा कि किस प्रोसेस का जो CPU बर्स्ट टाइम है वो सबसे कम है, तो अगला नंबर जो आएगा एग्जीक्यूट होने का तो वो उसी प्रोसेस का आएगा जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है मतलब रिमेनिंग टाइम कम है, इसीलिए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है इसका फुल फॉर्म। तो इसमें हम अभी तक सीपीयू बर्स्ट टाइम की तो बात करते थे, लेकिन इनपुट आउटपुट टाइम भी बीच में होता है ना। जैसे एक प्रोसेस है, वो सीपीयू की ज़रूरत पड़ रही है उसे, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, सीपीयू में कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद सपोज उसे इनपुट आउटपुट की भी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो जहाँ सीपीयू और इनपुट आउटपुट टाइम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो उन सब केसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसलिए ये टॉपिक हम यहाँ देखेंगे। दैट इज सिंपल SRTF नहीं है कि मतलब सिर्फ CPU बर्स्ट टाइम हम ले रहे हैं, हम यहाँ इनपुट आउटपुट टाइम भी कंसिडर करेंगे सो देखिए जो टॉपिक है, SRTF विद प्रोसेसेस कंटेन CPU एंड IO टाइम। तो ये आगे विद एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। टिल नाउ वी वर कंसिडरिंग द CPU बाउंड जॉब्स ओनली। अभी तक तो CPU बाउंड जॉब्स की ही बात कर रहे थे। देखिए जितने भी एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियसली वीडियोस में, उनमें बेसिकली सिर्फ बर्स्ट टाइम ही लिया जा रहा था, और वो भी CPU बर्स्ट टाइम। पर इनपुट आउटपुट के लिए कितना टाइम लग रहा है, टाइम तो वहाँ भी लग रहा है ना, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट टाइम को भी कंसिडर करेंगे। तो CPU बर्स्ट टाइम भी लिया जाएगा, इनपुट आउटपुट का बर्स्ट टाइम भी। दैट मीन्स जितनी देर के लिए CPU यूज हो रहा है उसको CPU बर्स्ट टाइम कहा गया है और जितनी देर के लिए इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ रही है उसको या तो इनपुट आउटपुट टाइम कह सकते हैं या फिर इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम, ठीक है। सो till now we were considering the CPU bound jobs only. However, the process might need some IO operation or some रिसोर्स टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। किसी और रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है अपार्ट फ्रॉम इनपुट आउटपुट, तो उसको बेसिकली कहते हैं वेटिंग स्टेट पे है वो, ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पे कुछ और सीपीयू के अलावा किसी चीज़ में एंगेज्ड है प्रोसेस। नाउ इन दिस एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग द IO बाउंड प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हम IO बाउंड प्रोसेसेस की बात करेंगे जहाँ इनपुट आउटपुट का भी यूज़ हो रहा है अलॉन्ग विथ CPU। नाउ एक एग्जाम्पल देखेंगे। इन द एग्जाम्पल देर आर 4 जॉब्स विद प्रोसेस ID। 4 जॉब्स जिसका प्रोसेस ID है P1, P2, P3 एंड P4, ठीक है। दिस 4 प्रोसेसेस दे आर अवेलेबल। नाउ देर इनका अराइवल टाइम दिया गया है, देर अराइवल टाइम एंड द CPU बर्स्ट टाइम आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो CPU बर्स्ट टाइम के साथ साथ जो इनपुट आउटपुट का टाइम लग रहा है वो भी मेंशन्ड है यहाँ पे, क्योंकि हम किन प्रोसेसेस की बात करें, ये इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस है प्लस CPU बाउंड भी, कॉम्बिनेशन है। मतलब CPU का भी टाइम चाहिए इन्हें एंड इनपुट आउटपुट का भी। समटाइम्स कुछ प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट बाउंड नहीं होती, दे डोंट नीड एनी इनपुट आउटपुट, उनको बस कुछ CPU की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन हो जाए। नाउ अब एग्जांपल देखते हैं। ये सबसे पहले तो ये टेबल देख लेते हैं तो ये तो प्रोसेस ID हो गई। देर आर 4 प्रोसेसेस 1 2 3 4, ये 4 प्रोसेस हो गई। इनका अराइवल टाइम है, प्रोसेस P1 और P2 का अराइवल टाइम है 0 एंड देन P3 का है 3, 4 का है 6। इतने इतने टाइम पे ये प्रोसेसेस आई हैं। अब यदि टाइम की बात करें बर्स्ट टाइम की, तो CPU बर्स्ट टाइम देखिए, जैसे प्रोसेस P1 की बात करते हैं, वो 0 टाइम पे आई है, उसे 3 यूनिट्स CPU के चाहिए, फिर उसे 2 यूनिट्स किसके चाहिए, इनपुट आउटपुट के। जैसे ही उसकी इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसे दोबारा से फिर CPU चाहिए, तो उसमें फिर से 2 यूनिट्स चाहिए। तो ऐसे टोटल टाइम देखा जाए तो 7 यूनिट्स हो गया, ठीक है, जिसमें से CPU का कितना हुआ 3 + 2, क्योंकि शुरू और लास्ट वाला CPU और बीच में जो 2 यूनिट्स है वो इनपुट आउटपुट के हैं। तो CPU बर्स्ट टाइम कितना हुआ 5 और इनपुट आउटपुट के लिए 2, सो टोटल हो गया 7। इसी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रोसेस 2 के लिए 1 चाहिए CPU बर्स्ट टाइम और 3 है फिर इनपुट आउटपुट के लिए, और फिर रिमेनिंग 1 फिर से उसको प्रोसेस को CPU चाहिए। अब थर्ड की बात करते हैं, प्रोसेस ID 3, दैट मीन्स P3 की। इसे भी देखिए 3 यूनिट CPU के चाहिए, फिर इसे इनपुट आउटपुट के लिए 1 यूनिट चाहिए एंड देन 2 यूनिट्स अगेन फॉर CPU।
ठीक है, तो 312 ये इतने टोटल यूनिट्स चाहिए फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। सो टोटल हो गया 6 यूनिट्स, जिसमें से 3 + 2 5 यूनिट्स CPU के हो गए एंड 1 यूनिट इज़ फॉर इनपुट आउटपुट। नाउ P4 की बात करते हैं हम। तो P4 में क्या है देखिए, 5 इज़ फॉर CPU बर्स्ट टाइम है, देन 4 इनपुट आउटपुट हो गया एंड अगेन 5 इट इज़ अगेन CPU बर्स्ट टाइम। ठीक है, सो ये टोटल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रोसेसेस का बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट। अब इनका गन चार्ट प्रिपरेशन देखते हैं, और इसमें देखिए मेन जो एल्गोरिदम का यूज़ हो रहा है वो है SRTF। ठीक है, SRTF ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे। ये एक तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग SRTF एल्गोरिदम। और ये कौन सी प्रोसेसेस ली हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड एंड CPU बाउंड, मतलब दोनों का टाइम चाहिए इन प्रोसेसेस को। ठीक है, तो एल्गोरिदम है SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे किस प्रोसेस को सबसे कम टाइम चाहिए CPU का, वो उसी प्रोसेस को CPU पहले दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे गन चार्ट बनेगा इसका। तो सबसे पहले टाइम 0 की बात करते हैं। उस टाइम कौन कौन सी प्रोसेस आई है, प्रोसेस P1 एंड P2। एट टाइम 0 द प्रोसेस P1 एंड P2 अराइव्स since the algorithm we are using is SRTF, hence the process with the shortest burst time will be scheduled on the CPU. In this case it is P2। तो जो शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम रहेगा, रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, किसको सबसे कम टाइम चाहिए CPU का, तो उस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिदम, तो उस प्रोसेस को मिल जाएगा CPU। तो अभी टाइम 0 की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस आई हुई है, P1 एंड P2। तो पीछे चार्ट देखते हैं, ये देखिए इसमें 0 टाइम पे कौन कौन सी प्रोसेस है। 0 टाइम पे P1 है एंड P2 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में, इसमें P1 और P2 में देखिए CPU बर्स्ट टाइम किसका सबसे कम है, तो 322 है इसका, 345। सबसे पहले CPU की बात करते हैं इसकी, इसमें से दोनों में सबसे कम किसको लग रहा है टाइम, प्रोसेस 2 को। 1 यूनिट चाहिए सिर्फ, तो किसको CPU अलॉट हो जाएगा, जिसका रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, मतलब बर्स्ट टाइम जिसका कम है। तो 1 यूनिट मतलब किसको मिल जाएगा, प्रोसेस P2 को। ये देखिए, इसीलिए P2 को CPU एलोकेट हो गया, तो गन चार्ट की शुरुआत हो गई यहाँ से। 1 यूनिट चाहिए इसे, तो 1 यूनिट के बाद क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका वेन डायग्राम के रूप में भी यहाँ शो किया गया है सब। तो बिफोर एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, यदि प्रोसेस की स्टेट्स की हम बात करें, रेडी स्टेट में P1 और P2 है सबसे पहले। रनिंग में अभी कुछ नहीं, रनिंग मतलब CPU जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है, दैट इज नोन एज रनिंग स्टेट, दैट मीन्स CPU जब एलोकेट हो जाता है। वेटिंग स्टेट में वो कुछ भी डिफरेंट काम कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट का कर सकते हैं या फिर कोई और ऑपरेशन, तो वो हो गया वेटिंग। एंड समटाइम्स वैसे भी वेट करना पड़ जाता है, कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आ गई तो थोड़ी देर के लिए प्रोसेस को हटाना पड़ जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी 1 यूनिट के लिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा देखिए, तो देखिए प्रोसेस ID 1 और 2 में टाइम 0 पे ये दोनों थी, 1 और 2, इनमें से बर्स्ट टाइम किसका कम है, ये 1 शुरू की बात करें तो प्रोसेस 2 का, और टोटल बर्स्ट टाइम भी बात करें तो प्रोसेस 2 का ही कम है। देखिए ये बीच में तो जो है ये तो इनपुट आउटपुट का हो गया। CPU की बात करें तो 1 + 1 2, और इसका फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए, वो CPU का टाइम हो गया 5 यूनिट्स। तो दोनों कंबाइन भी करेंगे तो भी प्रोसेस 2 को ही कम टाइम चाहिए। तो P2 के बाद क्या होगा देखिए, अब क्या होगा, फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 1 P2 विल बी इन रनिंग स्टेट। 1 यूनिट के लिए P2 रहेगी यहाँ पे। देखिए रेडी से रनिंग में आ गई P2, क्योंकि उसको CPU एलोकेट हो गया, उसको सिर्फ 1 यूनिट चाहिए। टाइम 0 टू 1 में ये स्टेट रहेगी, वेटिंग स्टेट में अभी कोई नहीं है। रेडी स्टेट में P1 हो गई, CPU किसको एलोकेट हो गया, P2 को, इसीलिए P2 रनिंग स्टेट में है। नाउ अब क्या है, P2 को इनपुट आउटपुट टाइम चाहिए। P2 ऑल्सो नीड्स सम P2 also needs some input output time in order to complete its execution। तो क्या है, CPU टाइम 1 यूनिट लेने के बाद उसे फिर क्योंकि हम इधर सारे इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस हमने लिए, मतलब हर प्रोसेस को कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट टाइम भी चाहिए। तो अब क्या है, जैसे ही 1 यूनिट कंप्लीट होंगे P2 के, फिर उसे कुछ इनपुट आउटपुट का काम रहेगा। इनपुट आउटपुट टाइम टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन।
आफ्टर 1 यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, जैसे ही 1 यूनिट कंप्लीट होंगे फिर P2 विल चेंज इट स्टेट फ्रॉम रनिंग से वो वेटिंग में आ जाएगी. द प्रोसेसर बिकम्स फ्री टू एग्जीक्यूट अदर जॉब्स. अब प्रोसेसर जो है फ्री हो गया. देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट के बाद क्या होगा, फिर उसे 3 यूनिट्स उसके लिए चाहिए आईओ के लिए, तो 3 यूनिट्स के लिए तो फ्री हो गया सीपीयू, तो उस बीच दूसरी कोई प्रोसेस आ जाएगी. The processor becomes free to execute other jobs since no other process is available at this point of time other than P1, so P1 will get execute. तो देखेंगे कि रेडी क्यू में और कौन सी प्रोसेस है. तो P2 तो वेटिंग स्टेट पे चली गई. अब अगला नंबर किसका आएगा, अभी क्योंकि P1 ही है इसमें रेडी क्यू में, तो अब अगला सीपीयू किसको एलोकेट हो जाएगा, P1 को. The following diagram illustrates the processes and states at time T1, time 1. टाइम 1 पे प्रोसेसेस की क्या स्टेट रहेगी वो देखते हैं. The process P2 went to waiting state and the CPU becomes idle at this time. प्रोसेस P2 वेटिंग स्टेट में चली गई और CPU अब क्या हो गया, आइडल. सो वो हम देखेंगे. यहाँ पे देखिए P2 को क्योंकि अभी 3 यूनिट्स चाहिए फॉर इनपुट आउटपुट, तो ये देखिए एट टाइम 1 में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ थी P2 पहले, तो P2 अब आफ्टर 1 यूनिट ऑफ सीपीयू का 1 यूनिट लेने के बाद उसे 3 यूनिट्स यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए, तो वो वेटिंग स्टेट में चली गई. बट इस टाइम पे टाइम 1 पे ये तो खाली है अब सीपीयू, तो अब अगला नंबर किसका आएगा, रेडी स्टेट में सिर्फ P1 है, तो अब P1 को रनिंग में डाल दिया जाएगा. देखिए यहाँ पे ये डायग्राम यदि हम देखें, मतलब ये चार्ट यदि देखें, तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट कंप्लीट होने के बाद 3 यूनिट्स तो इसको इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए, दैट मीन्स वेटिंग स्टेट में चली गई ये प्रोसेस. अब नेक्स्ट इस टाइम पे 1 यूनिट कंप्लीट होने के बाद देखिए अभी तक तो और कोई प्रोसेस है ही नहीं, क्योंकि अगली प्रोसेस कब आ रही है, प्रोसेस 3 कौन से टाइम पे, 3 टाइम यूनिट पे, और 6 टाइम यूनिट पे प्रोसेस 4 आएगी. तो एट टाइम 0 तो P1 P2 थी और 1 यूनिट कंप्लीट होने के बाद भी यही 2 प्रोसेस है, जिसमें से 2 तो वेटिंग स्टेट में चली गई, बची कौन सी, P1. तो सीपीयू किसको एलोकेट हो जाएगा, P1 को. कितने टाइम के लिए, पहले 3 यूनिट्स के लिए, और जैसे ही 3 यूनिट्स कंप्लीट होंगे फिर से ये वाली प्रोसेस का सीपीयू टाइम शुरू हो जाएगा, किसका, प्रोसेस 2 का, क्योंकि सबसे कंपेयर किया जाएगा. ये 3 और 6 तब तक आ चुके होंगे, बट फिर भी क्योंकि P2 का सीपीयू बर्स्ट टाइम सबसे कम रहेगा और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट देख रहे हैं हम, तो P2 को फिर से मौका मिल जाएगा. ठीक है, अभी तो इस तरीके से पूरा गन चार्ट हम देखेंगे. तो देखिए अब P3 वेटिंग में आ गई, रनिंग अब खाली है, तो P1 अब रनिंग में आ जाएगी ये प्रोसेस. अब टाइम 1 से 3 तक क्या होगा, देखिए क्यों हम 3 की बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 0 1 2, देखिए ये जब एग्जीक्यूट हो रही होगी यहाँ पे, तो 2 टाइम यूनिट तक तो ठीक है, लेकिन मतलब अभी भी इसका 2 टाइम यूनिट मतलब 1 यूनिट ऑफ तो सीपीयू अभी भी बाकी है, बट टाइम 3 पे एक प्रोसेस आई है, तो उससे कंपेयर किया जाएगा, तो रिमेनिंग टाइम तो इसको 3 चाहिए, इसको सिर्फ 1 चाहिए, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, इसको हटाया नहीं जाएगा यहाँ से. ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे. फ्रॉम टाइम 1 to 3 सिंस P2 इज बीइंग इन वेटिंग स्टेट, P2 अभी वेटिंग स्टेट पे है 3 यूनिट तक, एंड नो अदर प्रोसेस इज अवेलेबल इन रेडी क्यू. रेडी क्यू में 3 यूनिट्स तक तो कोई नहीं आई है, 1 to 3 तक. हैंस द ओनली अवेलेबल प्रोसेस P1 विल बी एग्जीक्यूटेड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो अभी तो कोई प्रोसेस नहीं है रेडी क्यू में, तो ओनली अवेलेबल प्रोसेस है P1, मतलब 3 टाइम यूनिट तक, तो P1 को ही 2 यूनिट तक ये एग्जीक्यूट करेगी, बट 3 टाइम यूनिट पे प्रोसेस P3 आ जाती है. ठीक है, तो P3 और P1 में देखेंगे कि रिमेनिंग टाइम किसका कम है, तो P1 का ही कम रहेगा तब भी, क्योंकि P1 को सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, इसलिए P1 आगे तक भी एग्जीक्यूट करेगी फॉर 1 यूनिट, मतलब 4 टाइम यूनिट पे ये रिलीज होगी. बाकी आगे देखते हैं हम. ठीक है, तो P2 अपना वेटिंग स्टेट में, इनपुट आउटपुट इसको 3 यूनिट्स चाहिए, ये भी इसका काम चल रहा है इनपुट आउटपुट का. इन द मीनवाइल प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है, तो 3 टाइम यूनिट तक P1 एग्जीक्यूट हुई. अब 3 पे क्या होता है वो देखते हैं हम. आ जाएगी टाइम 3 पर. टाइम 3 पर देखिए कौन सी प्रोसेस आ जाएगी, प्रोसेस P3. ठीक है, अब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, P1 एंड P3 ये रह गई. P1 के कितने यूनिट्स बचे थे 3 टाइम यूनिट पे, 2 तो कंप्लीट हो चुके थे, 1 बचे हैं,
और P3 को कितने चाहिए, 3। इनिशियली तो 3 चाहिए और टोटल तो 5 चाहिए, 3 + 2 1, तो ये इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। और साथ साथ यहाँ 3 यूनिट्स जो है वो अपना इनपुट आउटपुट में बिजी है, कौन सी प्रोसेस, P2। तो अब यहाँ 3 यूनिट पे 2 प्रोसेसेस है, P1 इसको ये तो एग्जीक्यूट हो ही रही है और ये प्रोसेस अराइव की है, तो किसका बर्स्ट टाइम कम है, तो वो प्रोसेस 1 का ही, इसीलिए प्रोसेस 1 अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगी क्योंकि इसका रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, मतलब इसका जो रिमेनिंग सीपीयू बर्स्ट टाइम है वो कम है, शॉर्टेस्ट है। अब टाइम 3 पे क्या रहेगा, एट टाइम 3 द प्रोसेस P3 अराइव्ड विद द टोटल सीपीयू बर्स्ट टाइम ऑफ 5 यूनिट्स। तो टोटल बर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं इनिशियल की बजाय, टोटल कितना टाइम लग रहा है उससे। सिंस द रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ऑफ P1 इज लेसर देन P3, हेंस CPU विल कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन। तो टाइम 3 पे क्या हुआ, प्रोसेस P3 आ गई है रेडी क्यू में और P1 है रनिंग स्टेट में, P2 तो अपना वेटिंग स्टेट में है ही, अपना इनपुट आउटपुट का टास्क चल रहा है इसका 3 यूनिट्स का। तो टाइम 3 पे क्या होगा, P1 के अभी 1 यूनिट बचे हैं और P3 के, अब यदि टोटल की बात करें तो P1 के भी कितने टाइम बचे, 1 + 2 3, ये 2, ये भी तो CPU टाइम है ना। तो टोटल को देखा जाएगा कि टोटल में किसका लेस है, तो 2 + 1 3 और इसका कितना है, 3 + 2 5। तो प्रोसेस P3 का बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, इसका कम है, तो जिसका शॉर्टेस्ट है उस प्रोसेस को लिया जाता है इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। कौन सा एल्गोरिदम, जो हम देख रहे हैं SRTF, इस एल्गोरिदम को ही फॉलो करके ये जो हम इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में जो एल्गोरिदम डिस्कस्ड है दैट इज SRTF, उसमें इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस को लिया गया। देन देखिए क्या रहेगा। तो एट टाइम T3 ये हो गया स्टेट ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेस किस किस स्टेट में है। Hence P1 will remain in the running state from time 3 to 4। तो 1 यूनिट के लिए किसको टाइम अलॉट हो गया, P1 अपना काम कंप्लीट करेगी, उसको 1 यूनिट के लिए और चाहिए था CPU, मतलब इनिशियली, फिर P1 कहाँ बिजी हो जाएगी, इनपुट आउटपुट में। कैसे, ये देखिए, प्रोसेस P1 है उसको 1 यूनिट बचा था, 1 यूनिट के बाद मतलब 3 यूनिट तक तो हो चुका था, 1 यूनिट और ऐड कर दीजिए, मतलब 4 टाइम यूनिट टोटल बीत चुके हैं वहाँ पे। उसमें फिर उसके बाद उसे इनपुट आउटपुट करना है फॉर 2 यूनिट्स, ठीक है। तो 4 टाइम यूनिट पे कौन कौन सी प्रोसेस रहेंगी, देखिए ये तो प्रोसेस 4 तो टाइम 6 पे आएगी, तो 4 यूनिट तक अब कौन सी प्रोसेस रह गई, P1 अपना काम कंप्लीट करके वेटिंग में चली जाएगी। अब ये यहाँ फ्री हो गई है P2, क्योंकि इसका 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं। और फिर P3, तो P2 और P3 रह गए, इनमें से CPU बर्स्ट टाइम किसका कम है, इसको सिर्फ 1 यूनिट चाहिए P2 को, और इसको P3 को 5 यूनिट्स टोटल, तो किसको मौका मिल जाएगा नेक्स्ट, तो प्रोसेस P2 को। इस तरीके से ये एल्गोरिदम वर्क करेगा। तो देखिए, हेंस P1 विल रिमेन इन द रनिंग स्टेट फ्रॉम टाइम 3 to 4। टाइम 3 to 4 में क्या होगा, P3 रेडी स्टेट में है, P1 रनिंग में है, P2 वेटिंग में, ठीक है। तो देखिए P2 सबसे पहले तो इसने 1 यूनिट यूज़ किए CPU के, फिर P1 ने 2 यूनिट्स लिए, और उसके बाद फिर से जो है P1 अपना 1 यूनिट कंप्लीट करेगी। और टाइम 4 पे क्या रहेगा वो देखेंगे हम, ठीक है। टाइम 4 में क्या रहा, P1 अपना CPU का टाइम कंप्लीट कर चुकी है, 2 + 1 3 यूनिट्स का। अब P1 तो चली जाएगी किस में, वेटिंग में, मतलब इनपुट आउटपुट, इसको 2 यूनिट्स इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए। तो अभी कौन एट टाइम 4 क्या क्या प्रोसेस की स्टेट्स है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। टाइम 4 पे क्या है, देखिए वो जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी तक तो प्रोसेस 4 आई नहीं है, तो P3 है एंड P1 कहाँ चला गया, P1 तो इधर 2 यूनिट्स हो गए, तो इनपुट आउटपुट में चला गया, मतलब वेटिंग स्टेट में, तो P1 तो नहीं है। P2 क्या है, उसके 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके, तो P1 वापस से रेडी क्यू में है, P1 भी रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, उसको कितने यूनिट चाहिए थे, 1, रिमेनिंग तो बर्स्ट टाइम 1 है, और इसको कितने चाहिए, P3 को 3 + 2 5, तो शॉर्टेस्ट किसका हो गया, P2 का। तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, P2 का 1 यूनिट के लिए। सिंस P1 इज एन इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, एट टाइम यूनिट 4 it will change its state from running to waiting। P1 भी सारी प्रोसेस इनपुट आउटपुट बाउंड है, मतलब P1 को, ये देखिए P1 प्रोसेस जो है अपना 2 + 1 3 यूनिट्स ये कंप्लीट करके, ये देखिए यहाँ पे 3 यूनिट CPU के कंप्लीट करके इसे 2 यूनिट्स फिर इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए,
तो ये अपना इनपुट आउटपुट के लिए चली जाएगी ये प्रोसेस। तो ये रनिंग से किस में चली जाएगी, वेटिंग में। प्रोसेसर बिकम्स, अब प्रोसेसर फ्री हो गया, प्रोसेसर बिकम्स फ्री फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर जॉब्स सिंस P2 also becomes available at time 4 because it has completed the input output operation and now it needs another 1 unit of CPU burst time. और P3 is also available and requires 5 units of total CPU burst time. तो किसको मौका मिलेगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट किसका है, P2 का है, उसको सिर्फ 1 यूनिट चाहिए और P3 को कितने चाहिए, 5 यूनिट्स। तो P2 का नंबर आ जाएगा रनिंग स्टेट के लिए, ठीक है। तो रेडी स्टेट में क्या क्या हो गया, P3 एंड P2, और ये P1 अपना 2 यूनिट्स के लिए कहाँ चली गई, वेटिंग में फॉर इनपुट आउटपुट। नाउ इस P3 और P2 में किसका नंबर लगेगा, अब जिसको कम चाहिए, तो P2 का CPU बर्स्ट टाइम अभी इसको कम चाहिए, ओनली 1 यूनिट ऑफ CPU चाहिए, तो P2 को रनिंग में डाल दिया जाएगा। P3 को तो अभी 5 यूनिट्स चाहिए ना, तो P3 अभी रेडी स्टेट में ही रहेगी। तो टाइम T4 में, टाइम 4 पे ये स्टेट है, तो P2 रनिंग में चली जाएगी, ठीक है। तो P2 जब रनिंग में चली जाएगी तो फिर से वो अपना 1 यूनिट कंप्लीट करके, तो P2 का तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट, उसकी इनपुट आउटपुट भी कंप्लीट हो जाएगी टाइम 4 के बाद, ठीक है, टाइम 5 तक। 4 पे तो वो आई है CPU में, CPU उसको एलोकेट हुआ, तो 1 यूनिट मतलब 4 + 1 5। उसमें क्या हुआ फिर, कौन कौन सी प्रोसेस रहेगी, P3, और ये तो अभी इनपुट आउटपुट में ही बिजी है, 1 यूनिट अभी भी बाकी है इसका, क्योंकि 1 यूनिट पार हुआ है यहाँ, तो इसका इनपुट आउटपुट कितना कंप्लीट हुआ, ओनली 1 यूनिट, तो ये तो अभी वेटिंग स्टेट में ही है P1। तो कौन, P2 कंप्लीट हो चुकी है, तो रेडी में कौन सी रही, P3, और अभी तक तो ये प्रोसेस आई नहीं है 4, क्योंकि ये तो 6 यूनिट पे आएगी, तो 6 टाइम यूनिट है उसका, अराइवल टाइम 6 है। सो देखिए 5 टाइम यूनिट पे क्या रहेगा, प्रोसेस 3 को मौका मिल जाएगा, तो वो अपने 3 यूनिट्स के लिए CPU को यूज़ करेगी। लेकिन इन द मीनवाइल क्या हो रहा है, 6 पे प्रोसेस 4 आ रही है, उसको तो इनिशियली 5 यूनिट्स चाहिए CPU के, तो वो तो ज़्यादा है, तो ये अपना कंटिन्यू रखेगी। लेकिन फिर यहाँ पे आफ्टर 1 यूनिट ये प्रोसेस फ्री हो जा रही है P1, तो अब P3 और P1 में देखा जाएगा, तो P1 को तो सिर्फ 2 यूनिट चाहिए और P3 को कितने चाहिए वो हम कंपेयर कर लेंगे, इसको भी। अब P3 और P1 में जिसको भी कम चाहिए होगा तो उसका नंबर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें जो है यहाँ पे रिटर्न है। तो देखिए अब क्या होगा, द प्रोसेस विद द टाइम 4 से 5 के बीच में क्या होगा, द प्रोसेस विद द लिस्ट रिमेनिंग CPU बर्स्ट टाइम अमंग द अवेलेबल प्रोसेसेस विल गेट एग्जीक्यूटेड। इन आर केस, मतलब जिस केस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सच प्रोसेसेस P2 which requires 1 unit of burst time, hence it will be given the CPU। तो P2 आपको सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, तो इसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है, तो P2 अपना 1 यूनिट ले लेगी। P2 कौन सी प्रोसेस हुई, ये देखिए P2 जो बीच में इनपुट आउटपुट में बिजी थी, उसको अब 1 यूनिट चाहिए, P3 को अभी ज़्यादा चाहिए, तो P2 और P3 में से किसका शॉर्टेस्ट है, P2 का, तो P2 को मौका मिल जाएगा अब CPU में, ठीक है, 1 यूनिट। अब 5 टाइम यूनिट पे क्या रहेगा वो हम देखते हैं। P2 तो कंप्लीट हो गई 5 टाइम यूनिट तक, P1 तो अभी भी अपना इनपुट आउटपुट में बिजी है, तो P2 प्रोसेस रह गई, P2 तो यहाँ कंप्लीट हो ही चुकी है, P3 प्रोसेस है अभी रेडी में, तो P3 को मौका मिल जाएगा अब नेक्स्ट कहाँ, रनिंग में आने का। ये गन चार्ट आप जब अपने लेवल पे बनाएंगे तो और आपको इजीली जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसेस 5 पे क्या है, अभी तक तो ये प्रोसेस 4 आई नहीं है, तो 6 यूनिट पे आएगी। P5 पे क्या होगा, प्रोसेस 2 कंप्लीट हो चुकी है और ये इसका 1 यूनिट इनपुट आउटपुट का बाकी है अभी, तो ये तो वेटिंग स्टेट पे है प्रोसेस 1। P3 है बस रेडी क्यू में, तो 3 को मौका मिल जाएगा, वो 3 यूनिट सबसे पहले उसको चाहिए, तो 3 यूनिट्स तक वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इन द मीनवाइल ये प्रोसेस फ्री हो जा रही है, इसको 2 यूनिट्स चाहिए, लेकिन इसको भी 2 ही चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट जब पार होंगे तो ये कंप्लीट हो चुकी होगी, इसका 1 यूनिट कंप्लीट हो गया, तो टोटल CPU कितना रह गया, 2, इसको भी रिमेनिंग 2 चाहिए, तो ये अपना कंटिन्यू रखेगी ये प्रोसेस, क्योंकि दोनों का सेम है अभी। फिर ये बिजी हो जाएगी इनपुट आउटपुट में, तो CPU फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरी प्रोसेसेस का नंबर आएगा। अब टाइम 5 पे क्या हो रहा है, एट टाइम 5 P2 इज फिनिश्ड, P2 तो कंप्लीट हो चुकी, उसको तो क्यू से ही बाहर कर देंगे, वो तो प्रोसेस अब एक तरीके से एग्जिट हो चुकी है। नाउ P1 इज स्टिल इन वेटिंग स्टेट, P1 अभी भी वेटिंग स्टेट पे है,
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसका 1 यूनिट बचा है अभी भी P1 का इनपुट आउटपुट का, इसीलिए वो वेटिंग स्टेट पे है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब टाइम 5 पे क्या होगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ओनली अवेलेबल प्रोसेस इज P3, हेंस इट विल बी गिवन द CPU। तो कौन सी प्रोसेस अभी रेडी क्यू में है, ओनली P3। तो P3 को मौका मिल जाएगा रनिंग स्टेट में। P1 अपना वेटिंग का काम कर ही रही है और रेडी में अभी कोई नहीं है, लेकिन टाइम 6 टाइम यूनिट पे प्रोसेस कौन सी आएगी, P4। ये देखिए P4 प्रोसेस 6 टाइम यूनिट पे आ जाएगी, 6 पे स्टेट चेंज हो जाएगी, ये P6 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम टाइम 5 to 6 क्या होगा, P3 विल बी इन द रनिंग स्टेट। P3 अपना 1 यूनिट कंप्लीट कर चुकी होगी रनिंग स्टेट में। मीनवाइल P1 विल स्टिल बी इन वेटिंग स्टेट। P1 अभी भी वेटिंग में है, क्योंकि P3 को कितने यूनिट्स चाहिए, 2 यूनिट्स, और P1 अपना इनपुट आउटपुट तो कंप्लीट कर चुकी है, इसे भी 2 यूनिट्स चाहिए, बट क्योंकि दोनों का सेम सेम है, 2 यूनिट्स बचे हैं, तो P3 अपना एग्जीक्यूशन इधर कंटिन्यू करेगी। सो ये हो गया रेडी स्टेट। ये रनिंग स्टेट में अभी P3 है और वेटिंग स्टेट पे P1 है। तो ये टाइम 5 to 6 की स्टेट्स, प्रोसेस की स्टेट्स हो गई। ये रही कि कौन सी प्रोसेस किस स्टेट में है। अब देखते हैं टाइम 6 पे क्या होगा। एट टाइम 6 द प्रोसेस, अब P4 प्रोसेस आ चुकी है टाइम 6 पे। ये देखिए टाइम 6 पे अब कौन सी प्रोसेस आ गई है, P4। एट टाइम 6 द प्रोसेस P4 अराइव्स इन द रेडी क्यू। द P1 हैज ऑल्सो डन विद द इनपुट आउटपुट। इस बीच P1 भी इनपुट आउटपुट से फ्री है एंड बिकम्स, ये भी अवेलेबल है एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब टाइम 6 पे P4 है और P1 है। अब इन दोनों का वेटिंग टाइम देखेंगे, किसका रिमेनिंग टाइम कम पड़ रहा है। तो P1 और P4 में देखते हैं। P1 ये रही, P1 को यहाँ 2 यूनिट्स है और P4 को यहाँ तो 10 यूनिट्स चाहिए। तो P4 का नंबर ना आके P1 अपना कंटिन्यू करेगी। फ्रॉम टाइम 6 to 8 क्या होगा, P3 को भी 2 यूनिट्स चाहिए। तो P3 द रिमेनिंग, ये स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिए, रिमेनिंग होगा। द रिमेनिंग CPU बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेस P3 इज लीस्ट अमंग द अवेलेबल प्रोसेस। P3 का CPU बर्स्ट टाइम अभी लीस्ट है, तो CPU P3 को दिया जाएगा। तो P3 रनिंग स्टेट में, तो इस तरीके से देखिए, पहले P2 फिर P1, अगले दो, अगला 1 यूनिट P1 के लिए है, फिर P2, इस तरीके से जो है प्रोसेसेस एलोकेट हो रही है। अब P3 को कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए। P3 नीड्स सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। ये देखिए P3 को 1 यूनिट के लिए इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ गई। तो टाइम 8 पे क्या किया जाएगा, P3 विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग। ये वेटिंग में आ जाएगी P3, अब रनिंग फिर से खाली हो गया, तो रनिंग में फिर P1 और P4 से नंबर आएगा किसी का। The CPU becomes free to execute the other processes. Process P4 and P1 are available, out of which the process with the least remaining burst time will get executed. ठीक है, तो P1 और P4 में से लीस्ट बर्स्ट टाइम किसका है, लीस्ट बर्स्ट टाइम है P1 का, उसे 1 यूनिट चाहिए। तो P1 एलोकेट हो जाएगी रनिंग स्टेट में। ठीक है, रेडी स्टेट में अब क्या है, सो फ्रॉम टाइम 8 to 9 द प्रोसेस P1 विल गेट एग्जीक्यूटेड, और P4 रेडी स्टेट में, P3 वेटिंग स्टेट में है। तो टाइम 8 to 9 में देखिए P4 तो रेडी स्टेट में ही है और P1 रनिंग में आ चुकी है, P3 वेटिंग में। तो फ्रॉम टाइम 8 to टाइम 9 द प्रोसेस P1 विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो ये हो गया गंट चार्ट। ठीक है, तो टाइम 8 to 9 में फिर से ये जो है प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होगी। अब टाइम 9 में क्या होगा, एट टाइम 9 द IO इनपुट आउटपुट ऑफ प्रोसेस P3 इज फिनिश्ड। P3 प्रोसेस का इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो वेटिंग से रेडी में आ जाएगी ताकि उसको भी नंबर मिले CPU का। एंड इट विल नाउ बी अवेलेबल इन द रेडी स्टेट अलॉन्ग विद P4। तो P4 और P3 दोनों है रेडी स्टेट में, विच इज ऑलरेडी वेटिंग देयर फॉर इट्स टर्न। P4 तो ऑलरेडी वेट कर ही रही है। नाउ इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन,
इट नीड्स अनदर 2 यूनिट्स ऑफ बर्स्ट टाइम। P3 को और 2 यूनिट्स चाहिए, ये देखिए, और P4 को तो अभी काफी बर्स्ट टाइम चाहिए, 5 + 5 10 है। तो in order to complete its execution, it needs another 2 units of burst time. P1 is in running state at this point of time while no process is present in the waiting state. P1 रनिंग स्टेट पे और कोई भी प्रोसेस अभी वेटिंग स्टेट पे नहीं है। तो ये एट टाइम 9 का प्रोसेस का क्या क्या स्टेट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। From time 9 to 10, the process P1 will get executed since its remaining CPU burst time is lesser than the processes P4 and P3 available in the ready queue. ठीक है, तो P1 को मौका मिल जाएगा 9 to 10 में। देखेंगे रिमेनिंग टाइम किसका शॉर्टेस्ट है, तो P1 का है, उसको सिर्फ 1 यूनिट चाहिए। उसको लेसर देख लेंगे P1 कितना हो, चार्ट से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी P1 को ही मौका मिलेगा। सो 9 फ्रॉम टाइम 9 to 10 में किसको मौका मिल जाएगा, P1 को। सो P1 इज इन रनिंग स्टेट। ठीक है, तो गन चार्ट में ऐड कर दीजिए P1 फ्रॉम टाइम 9 to 10। अब क्या है, अब टाइम 10 पे क्या होगा, एट टाइम 10 एग्जीक्यूशन ऑफ P1 इज फिनिश्ड एंड नाउ द CPU बिकम्स आइडल। तो P1 कंप्लीट हो चुकी है, अब रनिंग स्टेट भी एम्प्टी है, वेटिंग टाइम भी एम्प्टी है। तो टाइम एट टाइम 10 पे क्या है, P4 और P3 रेडी स्टेट में है। इनमें से अब देखेंगे बर्स्ट टाइम किसका कम है। द प्रोसेस विथ लेसर CPU बर्स्ट टाइम अमंग द रेडी प्रोसेसेस विल गेट द CPU टर्न। तो P3 और P4 में से किसका कम है वो हम देख लेते हैं। फ्रॉम टाइम 10 to 12 द प्रोसेस P3 विल गेट एग्जीक्यूटेड टिल इट्स कंप्लीशन। क्योंकि P3 का अभी बर्स्ट टाइम कम है, इसलिए P3 को मौका मिल जाएगा। The process P3 will get executed till its completion because of the fact that its remaining CPU burst time is between the two मतलब दो जो अवेलेबल प्रोसेसेस है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। उसमें से सबसे कम जो बर्स्ट टाइम है वो P3 का है। ठीक है ना, उसको सिर्फ 2 यूनिट्स चाहिए। इट नीड्स 2 यूनिट्स ऑफ मोर CPU बर्स्ट टाइम। सिर्फ 2 और यूनिट्स चाहिए इसे CPU बर्स्ट टाइम। तो इसीलिए इसको मौका मिल जाएगा P3 को। सिंस नो अदर प्रोसेस विल बी अराइव्ड इन द रेडी क्यू, हेंस नो प्रीएम्पशन विल बी डन। और कोई और छोटी प्रोसेस आती है तो उसको मौका मिल जाता है, बट कोई प्रोसेस तो आ नहीं रही है तो प्रीएम्पशन नहीं होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव रहेगा, मतलब CPU बीच में ही नहीं लिया जाएगा। तो P3 ही कंटिन्यू करेगी अपना एग्जीक्यूशन और फिर लास्ट में मौका मिलेगा P4 को। एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीशन। तो P3 अपना कंप्लीशन करेगी। तो 2 यूनिट्स और चाहिए थे, तो 10 to 12 टाइम में यूनिट तक वो P3 भी कंप्लीट हो गई। अब रिमेनिंग सिर्फ 4 रह गई है। तो फ्रॉम टाइम 10 to टाइम 12 क्या रहा, वेटिंग में तो कोई नहीं है, रनिंग में P3 अपना रनिंग स्टेट में है, P4 रेडी में। और ये अपना बाई 12 यूनिट्स तक क्या होगा, P3 भी अपना काम कंप्लीट कर चुकी होगी। दैट मीन्स रनिंग स्टेट का जो काम है दैट विल बी ओवर। अब टाइम 12 पे क्या होगा, सिर्फ प्रोसेस P4 रह गई है। एट टाइम 12 द प्रोसेस P3 विल गेट कंप्लीटेड सिंस देयर इज ओनली वन प्रोसेस P4 अवेलेबल इन द रेडी स्टेट, हैंस P4 विल बी गिवन द CPU। तो देखिए सिर्फ P4 रह गया रेडी स्टेट में, P3 कंप्लीट हो चुकी है बाय 12 यूनिट्स। तो अब मौका किसको मिलेगा, P4 को। P4 नीड्स 5 यूनिट्स ऑफ CPU बर्स्ट टाइम। तो P4 को सबसे पहले तो 5 यूनिट बर्स्ट टाइम चाहिए, फिर वो इनपुट आउटपुट का टाइम चाहिए उसको, और फिर वो वापस से 5 यूनिट लेगी। तो देखिए यहाँ पे तो 12 यूनिट पे P3 जो है प्रोसेस ओवर हो गई। P4 अब 5 यूनिट के लिए CPU बर्स्ट टाइम चाहिए 17 यूनिट। लेकिन फिर कितने यूनिट के लिए उसको आउट ये चाहिए, देखिए 17 यूनिट तक तो CPU चला, फिर 4 यूनिट उसे इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए। तो वेट करिए, 21 टाइम यूनिट पे वो दोबारा आएगी CPU के पास। तो 21 + 5 कितना हो गया, 26। तो अभी टाइम 12 to 17 देखते हैं पहले क्या है। टाइम 12 to 17 में P4 needs 5 units of CPU burst time before input output. Hence, it will be executed till time 17 for 5 units and then it will change its state from running to waiting. तो ये अपना state change कर देगी running से waiting तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये गन चार्ट प्रिपेयर हो गया टाइम 12 to 17 का। अब क्या होगा, टाइम 17 to 21 में एम्प्टी रहेगा। देखिए क्योंकि 4 यूनिट्स के लिए ये P4 कहाँ बिजी है, क्योंकि ओनली प्रोसेस रिमेनिंग P4 है। P4 इनपुट आउटपुट में बिजी है, मतलब वेटिंग स्टेट में है।
तो फिर वो वापस लौटेगी 21 पे, उसको फिर से 5 यूनिट चाहिए सीपीयू की। तो ये 4 यूनिट्स तो ये एम्प्टी रहेगा सीपीयू। तो 17 to 21 में P4 वेटिंग स्टेट पे है, रेडी और रनिंग स्टेट तो एम्प्टी है। एट टाइम 17 the process P4 changes its state from running to waiting. Since this is the only process in the system, hence the CPU will remain idle until P4 becomes available again. वापस से P4 आएगी। सो देखिए यहाँ पे उसको फिर से कितने टाइम यूनिट चाहिए, 5 टाइम यूनिट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं। अब टाइम 21 पे क्या होगा, P4 फिर से अपना वेटिंग का काम कंप्लीट हो गया, उसका इनपुट आउटपुट का, वो रेडी स्टेट में आएगी सबसे पहले एंड देन रेडी स्टेट से फिर से उसको रनिंग स्टेट में डाला जाएगा फॉर रिमेनिंग 5 यूनिट्स, ठीक है। सो एट टाइम 21 में क्या होगा, P4 विल बी डन विद द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, उसका कंप्लीट हो गया इनपुट आउटपुट का काम, एंड इट बिकम्स अवेलेबल इन द रेडी स्टेट। अब वो सीपीयू के लिए रेडी है। तो टाइम 21 पे क्या होगा, 21 से 26 मतलब 5 यूनिट्स के लिए उसको फिर से सीपीयू मिलेगा। फ्रॉम टाइम 21 द प्रोसेस P4 विल गेट स्केड्यूल्ड सिंस नो अदर प्रोसेस इज इन रेडी क्यू, हेंस द प्रोसेसर डोंट हैव एनी चॉइस, इट विल बी एग्जीक्यूटेड टिल कंप्लीशन। तो P4 आ गई क्योंकि ओनली प्रोसेस वही थी, तो रनिंग स्टेट में P4 आ गई और 5 यूनिट्स मीन्स 21 + 5 26 तक ये एग्जीक्यूट होगी। तो वेटिंग में अभी कोई नहीं है, ये स्टेट्स हो गई। तो देखिए 17 से 21 एम्प्टी गया, फिर 21 + 5 यूनिट चाहिए P4 को, तो टोटल कंप्लीशन टाइम क्या हो गया P4 का 26। ये फाइनल गन चार्ट। इसमें कंप्लीशन टाइम यदि देखें तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 सबसे पहले देखते हैं कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो हमें लास्ट वाला देखना है, ये रहा। और इसमें भी ये सेकंड वाला, दो है ना 9 और 10, तो वो नहीं, ये लास्ट वाला। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या हुआ 10। P2 का क्या रहेगा, कितने P2 है सबसे पहले देख लेते हैं, 1 एंड दिस वन इज 2, तो ये है लास्ट, इसके बाद तो कोई P2 नहीं है, तो सबसे बाद में जो P2 आया है ये है, और इसका राइट साइड पे जो नंबर है वो इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। P2 का कंप्लीशन टाइम 5 हो गया। P3 का क्या रहेगा, एक तो ये है, यहाँ पे है ये, और ये लास्ट है P3 का, इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 12। P4 का क्या रहेगा, P4 तो जो सबसे बाद में है वो ये रहा, तो P4 का कंप्लीशन टाइम होगा 26, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस का कंप्लीशन टाइम हो गया गन चार्ट से। अब हम एवरेज वेटिंग टाइम देखेंगे, तो सबसे पहले कंप्लीट जो है यहाँ पे देखते हैं, ये प्रोसेसेस हो गई 1 2 3 4, अराइवल टाइम है 0 0 3 6। सीपीयू बर्स्ट टाइम कितना टाइम यूनिट चाहिए इसको, कंप्लीट सीपीयू देखिए ऐड कर दिया है सबका यहाँ पे, जैसे 3 + 2, बीच में तो इनपुट आउटपुट का टाइम है, 3 + 2 5, 1 + 1 2, 3 + 2 5, फिर 5 + 5 10, तो इसलिए सीपीयू बर्स्ट टाइम इस तरीके से लिख दिया गया है। कंप्लीशन टाइम कितना लगा किस प्रोसेस को, P1 को 10 यहाँ लिख दिया। देखिए ये गन चार्ट से मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके, ये रहा P1 का, फिर P2 का हमने देखा था 5 यूनिट है। तो इस गन चार्ट से हमने लिख दिया कंप्लीशन टाइम 10 5 12 एंड 26। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, फिर इस तरीके से वेटिंग टाइम निकालेंगे, जैसा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी न्यूमेरिकल्स में आप पूरा फॉर्मूला उधर अप्लाई करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम बेसिकली क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो सबका कैलकुलेट कर लीजिए, 10 - 0 क्या 10, फिर है 5 - 0 5, 12 - 3 12 - 3 क्या हो जाएगा, 12 - 3 वुड बी 9, एंड देन ये है 26 - 6 20। तो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। क्या होता है, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को घटा दीजिए। और वेटिंग टाइम क्या होता है, TAT माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर दीजिए, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा 5, 5 - 2 मतलब दिस टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 5 - 2 3, ऐसे ही 9 - 5 4 एंड 20 - 10 10। तो ये वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम के लिए सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए,
तो 22/4 ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो उतना आपका आंसर आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, सो ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का एक एग्जाम्पल था। न्यूमेरिकल से चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।